नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। और ये जो कक्षा होने वाली है वो बहुत ही शानदार होने वाली है, क्योंकि हम राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा लेवल 2 में सीडीपी के क्वेश्चन करने वाले हैं। बाल विकास और शिक्षण विधियां, आपको पता है कि ये शिक्षण विधियां बार बार एग्जाम में तरह तरह से आपसे घुमा के पूछी जाती हैं, अलग अलग तरीकों से पूछी जाती हैं। तो हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम एग्जाम से कम जो 10 साल के पेपर हैं उसको सॉल्व कर लें। तो जुड़े रहें हमारे साथ। और आइए चलते हैं 2012 के प्रश्नों की तरफ कि किस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे गए थे। सबसे पहला प्रश्न है, कुपोषण के प्रभाव के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। आप जानते हैं कि अगर किसी बच्चे को या तो किसी प्रसूता माँ को उस समय जब वो प्रीनेटल स्टेज में बच्चा होता है, पेट में होता है, उस समय अगर उसे सही संतुलित आहार नहीं मिलता है तो वह कुपोषण का शिकार हो जाता है। तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है ये आपको बताना है। पहला है, जीवन के बाद के वर्षों में यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है, बालक की सीखने की योग्यताओं को प्रभावित करता है, बालक निराश एवं आशंकित रहते हैं, यह कद को प्रभावित करता है। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वयः संधि काल में निम्न में से कौन सा बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है। बाह्य अभिव्यक्ति क्या नहीं है इसमें? प्रभुता सत्ता के विपरीत विरोध, अशांति, आत्मनिर्भरता के प्रति आग्रही, सक्रिय, खेलों के स्थान बैठे रहकर खेलना अधिक पसंद। तो इसमें क्या ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? वह संधि का मतलब मैं आपको बताता हूं कि वह संधि क्या होता है। वह संधि किशोरावस्था और बाल्यावस्था के बीच की एक कड़ी है। तो कौन से ऐसी चीज होती हैं जो बच्चों के अंदर आ जाती हैं? तो वो ऑप्शन डी होगा, सक्रिय खेलों के स्थान। सक्रिय खेलों के स्थान बैठे रहकर खेलना अधिक पसंद है। ठीक है, वो बैठ कर खेलते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा मिडिल स्कूल स्तर के विद्यार्थियों के विकास से सहमति नहीं रखता है। मिडिल स्कूल, क्योंकि आप लेवल 2 दे रहे हैं तो मिडिल स्कूल की बात होगी। कौन सा नहीं रखता, सहमति नहीं रखता? तो पहला ऑप्शन है, सामाजिक व्यवहार उत्तरोत्तर समवयस्क समूह के आदर्शों से प्रभावित होता है, कि जो उनके आसपास के लोग हैं उनसे सामाजिक व्यवहार प्रभावित होगा। इस अवस्था में अधिकांश बालक तीव्र गति से वृद्धि प्राप्त नहीं करते हैं। अगला है, बौद्धिक एवं सामाजिक व्यवहार स्व प्रभाविता का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। और डी ऑप्शन है, अधिकांश विद्यार्थी विशेष रूप से स्व केंद्रित हो जाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कि इस अवस्था में अधिकांश बालक तीव्र गति से वृद्धि प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इस एज में जो बच्चे मिडिल स्कूल में होते हैं वो एज उनकी बाल्यावस्था की होती है, और बाल्यावस्था की एज थोड़ी स्लो होती है, थोड़े से स्लो वो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिगम एवं परिपक्वता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। यदि मानव का विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्नतम स्तर तक सीमित रह जाते। वंशक्रम संभाव्य क्षमता की सीमा के कारण बालक एक निश्चित सीमा से आगे तक विकसित हो सकते हैं। बालक विकास की दृष्टि से जब सीखने के लिए तैयार नहीं है तब तक वे अधिक प्रयास के द्वारा सीख सकते हैं। बालक की अंतर्निहित शक्तियों को बिना समय विचारे विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो इसी एक संबंध किससे होगा? तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल न्यूनतम स्तर तक सीमित रह जाता। मानव का विकास अधिगम एवं परिपक्वता से कहीं ऊपर है, ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विकास का एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है, और इस अधिनियम के अनुसार विकास कह रहे हैं कि विकास की जो अवस्थाएं होती हैं अलग अलग काल में अलग अलग होती है। उसका उसका मतलब क्या, उस नियम के अनुसार क्या मतलब है? जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का काल होता है। वह संधि काल एक जीवन एवं जीवन का प्रथम वर्ष भी जीवन का सबसे अधिक खुशी का काल होता है। वह संधि काल जीवन का सबसे अधिक दुखी का काल होता है। जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी एवं वह संधि सबसे अधिक दुखी का काल होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि जीवन का जो प्रथम वर्ष होता है वो बच्चा उसमें बहुत ही खुश रहता है, और वह संधि जब वो किशोरावस्था की तरफ बढ़ता है, बाल्यावस्था की तरफ से, तो उसके अंदर बहुत सारे परिवर्तन होते हैं जो उसे महसूस होते हैं, उसे झेलने पड़ते हैं, वो चीजों को समझ नहीं पाता है, इसलिए वो दुखी रहता है। अगला प्रश्न है छठवां, निम्न में से कौन सा बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देता है। तो सर्वाधिक योगदान देने वाला क्या है? परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक। इसमें परिवार, खेल, कंप्यूटर, पर्यटन, ये सब सेकेंडरी चीजें हैं। प्राइमरी चीज है परिवार और समाज, उसके बाद अध्यापक का नंबर आता है। एक अध्यापक को निम्न में से किस कथन से सहमत होना चाहिए? क्या कथन है?
आंतरिक अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य संतोषजनक परिणाम का अनुभव करने के लिए कार्य करते हैं। बाह्य प्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। ऑप्शन सी है, बाह्य पुरस्कार से अस्थायी व्यवहार परिवर्तन होता है। बाह्य पुरस्कार आंतरिक अभिप्रेरणा प्रदान करता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जब अधिगमकर्ता बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करता है तो उसे बाह्य प्रेरणा होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक अध्यापक मानचित्र की खाली रूपरेखा में केवल नदियों, पहाड़ों, मैदानों व घाटियों को प्रदर्शित करता है। वह विद्यार्थियों को मुख्य नगर, रेलवे, मुख्य नगरों को जोड़ने वाले मार्ग को चिन्हित करने को कहता है। विद्यार्थी को अन्य पुस्तकों व मानचित्रों के अध्ययन करने की इसकी मनाही होती है। यहाँ अध्यापक के द्वारा प्रयुक्त उपागम है, वो किन चीजों का प्रयोग कर रहा है? तो आप समझ सकते हैं कि मानचित्र में खाली रूप में नहरों, रेलवे, राजमार्ग को चिन्हित करना, ये एक खोजी उपागम है। ठीक है, भूगोल शिक्षण में यह सर्वाधिक उपयुक्त उपागम माना जाता है, खोजी उपागम। ध्यान रखिएगा, निम्न में से कौन सा उदाहरण बंडूरा के अवलोकन पर आधारित अधिगम नहीं है? आप जानते हैं बंडूरा ने, जो हमारे बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री मनोवैज्ञानिक रहे अल्बर्ट बंडूरा, उन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। उन्होंने जो सिद्धांत दिया था, उनके सिद्धांत पर कौन सा पॉइंट आधारित नहीं है? पहला है विद्यार्थी द्वारा केंचुए के विच्छेदन को सीखना, क्रिकेट का उत्साह, सामाजिक अध्ययन के प्रति नापसंदी, स्कूल की घंटी बजने पर अपने बस्ते बंद कर लेना। तो क्या है? ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला अगला प्रश्न, राजेश बीमारी के कारण 1 महीने तक विद्यालय नहीं गया। जब विद्यालय गया तो उसे भाग के लंबे सवालों को नहीं करना आया। कई बार निराशाजनक अनुभव में सफलता हाथ लगी। लंबे भाग के सवालों को देखते ही वो चिंतित हो जाता। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के मुताबिक संवेगात्मक स्वाभाविक उत्तेजक है। ये क्या होगा? आपके ऑप्शन हैं, असफलता को लेकर चिंता, असफलता को लेकर भगनाशा, लंबे भाग के सवाल, लंबे भाग के सवालों को लेकर चिंता। तो क्या होगा? असफलता और भगनाशा। ठीक है, ये आप जब पढ़ेंगे शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत, उनके अनुसार अधिगम और उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य सार्थक संबंध का परिणाम होता है। राजेश लंबे समय के बाद समस्या हल करता है तो असफल हो जाता है, क्योंकि समस्या जो है, जो उद्दीपक का कार्य करती है, और जो हल है अनुक्रिया के कार्य करता है। उद्दीपक और अनुक्रिया की जो बॉन्डिंग है वो टूट गई है। ठीक है, आपने पावलोव का सिद्धांत पढ़ा होगा कि कुत्ते को जब वो भोजन देते हैं और एक बार बीच में देना बंद कर देते हैं, सिर्फ घंटी बजाते हैं, तो धीरे धीरे उसका लार टपकना बंद हो जाता है। यही वो कहानी है जो आपको जानने की आवश्यकता है इसमें। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। 11वां प्रश्न, बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावी करता है? तो किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावी करता है? तो बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक जो अधिगम है वो है अनुकरण अधिगम, क्योंकि शिक्षक या आसपास का समाज जिस प्रकार से व्यवहार करेगा, बच्चे उसी प्रकार अनुकरण करके सीखते हैं। अगला है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? यदि विद्यार्थी का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि में भिन्नता हो सकती है। सभी बालकों में कुछ समानता नहीं होती है। व्यक्तिगत भिन्नताओं के वक्र खींचकर दिखाने पर वह एक ही दिशा को झुक जाता है। व्यक्तिगत भिन्नताएं वंशक्रम के कारण होती हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा कि यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तब भी उनकी उपलब्धि में भिन्नता होती है। अगला प्रश्न, निम्न चित्र को देखिए और बताइए। चित्र ध्यान से देखिए, प्राचीन मिस्र कला की चित्र है। ऑप्शन 2 है, एक स्थापत्य कला है, दूसरा है मकबरे की विषय वस्तु। इसमें आपके भित्ति चित्र, दीवार चित्र, आभूषण, फिर पत्थर की मूर्तियां हैं, नए साम्राज्य हैं, मंदिर, कब्रिस्तान, प्राचीन साम्राज्य, पिरामिड, चट्टान, ये सब चीजें हैं। ठीक है, तो ये क्या है? रेखा चित्र का है, प्रत्यय मानचित्र का है, मॉडल का है, बिंदु रेखित चित्र का है। तो ये आपका कॉन्सेप्चुअल मैप है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्रत्यय मानचित्र है। आप अपना प्रत्यय किसी को समझाने के लिए, बच्चे समझने के लिए इस तरह का डायग्राम खींच के बताते हैं। आपने कक्षा में कई बार देखा होगा। ठीक है, निम्न में से कौन सी तकनीकी प्रक्षेपण तकनीक नहीं है? प्रक्षेपण तकनीक तो कौन सी नहीं है? खेल, चित्र, शब्द साक्षर या व्यक्तिगत? तो प्रक्षेपी कौन सी नहीं है? व्यक्तिगत अध्ययन, क्योंकि ऊपर के तीनों हैं जो प्रक्षेपी हैं। ठीक है, अगला है, प्रजातिगत व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में निम्न में से क्या मददगार साबित नहीं होगा? मूल्य व्यवस्था, शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण, अधिगम की प्रक्रियाएं एवं विभिन्न व्यवस्थाएं और बुद्धि। तो क्या नहीं होगा? बुद्धि नहीं होगा।
अगला प्रश्न है, व्यक्ति की उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। व्यक्तित्व की ये परिभाषा किसकी दी हुई है? याद कर लीजिए, ये व्यक्तित्व की परिभाषा G.W. आल्पोर्ट ने दी है और कई परीक्षाओं में बार बार ये पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला है, प्रायः बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है। कैसे मापन किया जाता है? पहला ऑप्शन है अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों द्वारा, वाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों द्वारा, अवाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों द्वारा, वाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों द्वारा। तो किससे मापा जाता है? उसका मापा जाता है अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन बुद्धि परीक्षणों के दुरुपयोग का संकेत देता है? उन्नति के लिए मापन में सहायक बुद्धि लब्धि का लेबल बालकों पर लगाकर अध्यापक अपनी कुशलता छिपाते हैं। ऑप्शन नंबर ए बी हो गए। ऑप्शन नंबर सी है बालकों को वर्गीकृत करने में, अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाने में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका है यहाँ पर, बुद्धि का लेबल बालकों को लगाकर अध्यापक अपनी कुशलता को छिपाते हैं। ठीक है। अगला है प्रश्न संख्या 19, निम्न में से कौन सी पिछड़े हुए बालकों की विशेषता नहीं है? ठीक है। कौन सी पिछड़े हुए बालकों की विशेषता नहीं है? तो अपनी प्रकृति प्रदत्त योग्यताओं से कम स्तर की शैक्षिक उपलब्धि का प्रदर्शन करते हैं, ये तो है। सामान्य विद्यालयी कार्य के साथ वे गति नहीं रख पाते, ये है। अपनी आयु के बालकों से काफी पिछड़ जाते हैं, ये है। कम बुद्धि रखते हैं, ये नहीं है। ठीक है, कम बुद्धि नहीं रखते हैं, उनकी शैक्षिक उपलब्धि कम होती है। ठीक है। आगे, निम्न में से कौन सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन का है? प्रत्यक्ष समायोजन का तरीका कौन सा नहीं है? कौन सा है? प्रक्षेपण, दमन, प्रतिगमन और लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। पृथक कक्षाओं एवं संवर्धन कार्यक्रमों का प्रयोग शिक्षा के लिए किया जाता है। किस शिक्षा के लिए किया जाता है? तो प्रतिभाशाली बालकों के लिए किया जाता है। ऑप्शन आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, निम्न का मिलान करते हुए दी गई तालिका में सही उत्तर का चयन करें। मन तरंग को एक रक्षा तंत्र के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। रक्षा तंत्र व्यक्तिगत बचाव करती है। उदात्तीकरण के रक्षात्मक तंत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। क्षतिपूर्ण को रक्षात्मक तंत्र के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो आप इसके ऑप्शन सही ऑप्शन देख लीजिए, सी वाला ऑप्शन सही होगा कि मन तरंग को एक रक्षा तंत्र के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं, इसको पलायन कहते हैं। रक्षात्मक तंत्र व्यक्ति का बचाव करती है, इसको चिंता कहते हैं। उदात्तीकरण को रक्षात्मक तंत्र के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, इसको प्रतिस्थापन कहते हैं। क्षतिपूर्ति को रक्षात्मक तंत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, इसको नकारना कहते हैं। अगला प्रश्न है 23 नंबर, कि शैक्षिक समस्याओं से ग्रस्त बालकों को किस समस्या का सामना करना पड़ता है? तो किस समस्या का सामना करना पड़ता है? भाषा के बोलने में असामान्यता का होना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है, अधिगम निर्योग्यताओं वाले बालकों में प्रक्रमण संबंधी निम्न में से किस प्रकार की कमी पाई जाती है? तो आपका ऑप्शन है ए, संख्याओं संबंधी सूचना को याद करने में, समय एवं दिशा की समझ, कम समझ, प्राय अत्यधिक सक्रिय व्यवहार, मांसपेशियों पर कम नियंत्रण और कम मानसिक सक्रियता। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर कोई अधिगम निर्योग्यता का बालक है, किसी को डिसलेक्सिया है, एलेक्सिया है, तो उसको संख्याओं संबंधी सूचना याद करना, समय एवं दिशा की कम समझ होगी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है, निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना, विद्यार्थियों की समझ का पता लगाना, अध्यापक के उद्देश्य की पूर्ति लगाना, ग्रेड्स प्रदान करना। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए ये सही हो जाएगा। छात्रों के शैक्षिक प्रगति पर गौर करना तथा उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना। ठीक है, यही निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शोध का चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? तो क्या बनाता है? प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं अंतिम मूल्यांकन। ठीक है। निम्न में से कौन सी समस्या क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त नहीं है? तो कौन सी नहीं है आपकी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों? परंपरागत विधि से ऊपर कंप्यूटर सहायित अनुदेशन का प्रभाव और सारे क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त हैं। अगला प्रश्न है, बालकों का मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 आरटीई की बात कर रहा हूं मैं, किस बात पर ध्यान नहीं दिया गया है? 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा, इस पर ध्यान बिल्कुल नहीं दिया गया है। इसमें 6 से 14 वर्ष तक बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। ठीक है। अगला है एनसीए 2005
राष्ट्रीय परिचर्या की रूपरेखा 2005 में भारत की धार्मिक एवं सांस्कृतिक विविधता को मानना, स्त्रियों के प्रति सम्मान, जिम्मेदारी का दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के प्रोग्राम का आयोजन एवं वृत्त चित्र तथा फिल्मों को एकत्र करना एवं दिखाना जिसके माध्यम से न्याय एवं शांति में वृद्धि हो को सुझाया गया है। ताकि क्या हो, शांति की शिक्षा दी जा सके, मूल्यों की शिक्षा दी जा सके, नागरिकता की शिक्षा दी जा सके, या तो कोई नहीं। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागरिकता मूल्यों की शिक्षा दी जा सके। आखिरी क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न का मिलान करते हुए तालिका सही सूची का चयन करने। बीज अंकुरित होने का अनुभव प्रदान करना, भूमिका निर्वाह या रोल प्ले, परिवार के लैंगिक विभेदीकरण की क्रियाओं का अभ्यास वार्तालाप, दुग्धशाला में विभिन्न दूधों के उत्पादों की क्रिया कर बनाना, डिब्बा बंद करना। इसमें आप किससे कौन मैच करेगा, ठीक है, आप ध्यान से देखिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, बीज अंकुरित होने का अनुभव प्राप्त करना, इसे अवलोकन के देख सकते हैं। भूमिका निवाह रोल प्ले का काम आप भाग लेकर कर सकते हैं। लैंगिक विभेदीकरण की क्रियाओं का अभ्यास वार्तालाप आप विचार या मनन से कर सकते हैं। और दुग्धशाला के विभिन्न उत्पादों की प्रक्रिया के लिए आप प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके हो गए कुछ प्रश्न सीडीपी से संबंधित। अगला है, आइए देखते हैं, हिंदी के कुछ प्रश्न देखेंगे जल्दी जल्दी। 30 प्रश्नों को देखेंगे। अधिगम की संपूर्णता होती है, अधिगम की संपूर्णता किससे होती है, तो इकाई योजना में होती है, मानसिक योजना में नहीं होती है, दैनिक योजना में नहीं होती है, इकाई योजना में होती है। अगला, लेखन कला का विकास होता है तो किससे होता है, अभ्यास से। बार बार आप अभ्यास करेंगे तो लेखन कला विकसित हो जाएगी। हिंदी शिक्षण की उपलब्धि जांच की जा सकती है, किसके द्वारा की जा सकती है, तो उपलब्धि परीक्षण के द्वारा की जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। समग्र और सतत मूल्यांकन इसका मतलब क्या है, तो विद्यार्थी के लिए उपयोगी परंतु शिक्षक के लिए भार है। इसमें शिक्षक और विद्यार्थी के बीच निकट संबंध आवश्यक है। अगला है, शिक्षण के दौरान संभव है और विद्यार्थी के विकास संभव है, ठीक है, व्यक्तित्व का विकास संभव है। तो सी डी दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है। आप जानते हैं उपचारात्मक शिक्षण में विद्यार्थियों की कमियों का निदान किया जाता है, तो क्या आवश्यक नहीं है, शिक्षण विधि को स्थायी रखा जाता है। इसमें विद्यार्थियों की गलती की अवहेलना नहीं करता है, पहले निदानात्मक परीक्षण कर लेना, इसमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा, आवश्यक नहीं, शिक्षण विधि को स्थायी नहीं रखता है ये। क्योंकि अगर कोई विद्यार्थी सीख नहीं पा रहा है, आपने उपचारात्मक शिक्षण किया, तो आपको वहाँ पर शिक्षण विधि बदलने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, भाषा की शिक्षा दी जाती है अर्थग्रहण और अभिव्यक्ति के लिए, विद्वान बनाने के लिए, मनोरंजन के लिए, साहित्यकार के लिए। तो अर्थग्रहण और अभिव्यक्ति के लिए। व्याकरण अनुवाद विधि को किस नाम से जाना जाता है, तो ये भंडारकर विधि के नाम से जाना जाता है। लेखन क्रिया के शिक्षण का आरंभ होता है किसके द्वारा, लेखन क्रिया के शिक्षण का आरंभ होता है सीधी रेखाओं के द्वारा, ठीक है। सीधी रेखा पहले सिखाएंगे, उसके बाद जो है लेखन क्रिया आरंभ हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, द्रुत पाठ है। द्रुत पाठ का मतलब क्या है, द्रुत पाठ वह है जो बच्चों की ज्ञान वृद्धि और मनोरंजन के लिए सहायक हो। तेजी से पढ़ना, यह साधारण गद्य की अपेक्षा भिन्न होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आयोग ने यहाँ से ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया था और इक्वल नंबर डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे। शब्द भंडार में वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, किसके लिए शब्द भंडार कैसे वृद्धि हो सकती है, तो गद्य के द्वारा आप शब्द भंडार की वृद्धि कर सकते हैं। कौन मिश्र वाक्य है, आप ध्यान से देखिए। राहुल पढ़ रहा है, सुरेश नदी में डूबने लगा, मैंने सुना है कि सुरैया ने निगाह कर लिया, वह आया, थोड़ी देर बैठा, तुरंत चला गया, ठीक है। और से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर दो वाक्य यहाँ से आपको दिख रहे होंगे सरल के साथ सॉरी। अगला प्रश्न है, मोहन घर से लौटकर कहने लगा कि उसका मन नहीं लग रहा। इस वाक्य में रेखांकित पद है, ठीक है, तो मन नहीं लग रहा है, इसमें रेखांकित देखिए, इसमें यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्रिया विशेषण, ठीक है। मुंह काला होना, इसका मतलब क्या है, इस मुहावरे का मतलब क्या है, इसका मतलब है बदनाम होना, ठीक है। ओठो निकली कोठो चढ़ी, ओठो निकली कोठो चढ़ी, तो इसका मतलब है मुंह से बात निकली और बात फैल गई, ठीक है, ओठ से निकली और कोठे पे चली गई, ऐसे आप समझ सकते हैं इसको। अगला है, चांदी का जूता सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। चांदी का जूता मतलब रिश्वत, ठीक है, चांदी का जूता। अगला प्रश्न अगला प्रश्न आपका है 40 नंबर, कौन सा कथन सही नहीं है। वाक्य के दो प्रमुख अंग होते हैं, कर्ता और क्रिया। कर्ता के विस्तार को उद्देश्य कहते हैं, क्रिया के विस्तार को विधेय कहते हैं, और रचना के आधार पर वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं।
एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य किसमें होता है? तो ये आपका मिश्र वाक्य में होता है। अभी अभी एक क्वेश्चन गया, आपने देखा होगा। निम्न गद्यांश को पढ़िए और बताइए इसके उत्तर क्या होंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन इसमें रहते हैं, ध्यान से देखिए। संसार के सभी देशों में शिक्षित व्यक्ति की सबसे पहली पहचान यह होती है कि वह अपनी मातृभाषा में दक्षता में से काम कर सकता है। केवल भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें शिक्षित व्यक्ति वह समझा जाता है जो मातृभाषा में दक्ष हो या नहीं हो, किंतु अंग्रेजी में उसकी दक्षता असंदिग्ध हो। संसार के अन्य देशों में सुसंस्कृत व्यक्ति वह समझा जाता है जो अपनी घर की भाषा के पुस्तकों का संग्रह हो, जिसे बराबर यह पता रहे कि उसकी भाषा के अच्छे लेखक और कवि कौन हैं तथा समय समय पर उनकी कौन सी कृतियां प्रकाशित हो रही हैं। भारत में स्थिति दूसरी है। यहाँ प्राय घर में साज सज्जा आधुनिक उपकरण तो होते हैं, किंतु अपनी भाषा की कोई पुस्तक या पत्रिका दिखाई नहीं पड़ती है। यहाँ दुरावस्था भले ही किसी ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है, किंतु सुदशा नहीं है, दुर्व्यवस्था ही है। जब तक दुर्व्यवस्था कायम है, हमें आपको सही अर्थों में शिक्षित सुसंस्कृत मानने का ठीक ठाक न्याय संगत अधिकार नहीं है। तो भाषा के बारे में है, मातृभाषा के बारे में है। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा। आइए प्रश्नों पर चलते हैं। संसार के सभी देशों में शिक्षित व्यक्ति हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? उसमें देखिए, अपनी मातृभाषा में दक्ष होते हैं, अंग्रेजी जानते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, उच्च पदों पर आसीन। तो अपनी मातृभाषा में दक्ष होते हैं। अंग्रेजी में जिसकी दक्षता असंदिग्ध हो, मेरे खांतित पद का अर्थ है। ठीक है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा आपका? इसका अर्थ हो जाएगा संदेह रहित। कौन सा एक वचन है? तो अपनी मातृभाषा, ये क्या है? एक वचन है। कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? तो भाषा शब्द पुल्लिंग नहीं है, भाषा शब्द स्त्रीलिंग है। पुस्तक का बहुवचन क्या है? ठीक है, पुस्तकें बनता है पुस्तक में। कवि का स्त्रीलिंग क्या है? कवयित्री। ठीक है, कवयित्री। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत में स्थिति दूसरी है का भूतकालिक रूप होगा, तो भारत की स्थिति दूसरी थी। ठीक है, ऐसा होगा भूतकालिक रूप। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है गद्यांश, ध्यान से सुनिए। अपनी सभ्यता का जब मैं अवलोकन करता हूँ तब लोगों को काम के संबंध में उनकी विचारधारा के अनुसार विभाजित करने लगता हूँ। एक वर्ग में वे लोग आते हैं जो काम को उस दृढ़ आवश्यकता के रूप में देखते हैं जिसकी उसके लिए उपयोगिता है। सिर्फ धन हासिल करना वे अनुभव करते हैं कि जब दिन भर श्रम समाप्त हो जाता है तब वे जीना सचमुच शुरू करते हैं और अपने आप में होते हैं। जब वे काम में लगे होते हैं तब उनका मन भटकता रहता है। काम को वे अपना उत्तमांश देने का विचार कभी नहीं करते हैं, क्योंकि आदमी के लिए कि उन्हें सिर्फ काम की ही आवश्यकता होती है। दूसरे वर्ग के लोग अपना काम को आनंद और आत्म परितोष पाने के लिए सुयोग्य रूप में देखते हैं। वे धन इसलिए कमाना चाहते हैं ताकि अपने काम में अधिक एकनिष्ठता के साथ समर्पित हो सके। जिस काम में वे संलग्न रहते हैं उसकी पूजा करते हैं। तो आइए प्रश्नों पे चलते हैं। 55 से 60 प्रश्न इसी के होने वाले हैं। निम्न में से तत्सम शब्द नहीं है, तो हासिल तत्सम शब्द नहीं है और सारे क्या हैं, यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर, काम का तद्भव है। ठीक है, काम का तद्भव क्या है? तो काम का तद्भव, कार्य का तद्भव होता है काम। दरअसल यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, प्रश्न त्रुटिपूर्ण में गिना गया है। सुयोग का विलोम है। सुयोग का विलोम आपका क्या होता है? कुयोग होता है। सुयोग का कुयोग, वियोग का संयोग, प्रयोग का अप्रयोग। कौन सा शब्द में उपसर्ग है? तो उपयोगिता के अतिरिक्त अन्य सभी विकल्प उपसर्ग रहित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा समास नहीं है? समास इसमें किसमें नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, कमाना। कमाना कोई समास नहीं है। आमदनी, आमदनी के संदर्भ में कौन सा शब्द असंगत है? तो असंगत क्या है? आना। ठीक है, आने होता तो पैसे से हो जाता, आने, आना मतलब ये बुला रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन हो गए 30 सीडीपी के, 30 हिंदी शिक्षण शास्त्र के। आशा करता हूँ आपको सही समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे प्रश्न। जुड़े रहें हमारे साथ और जल्दी जल्दी अपनी तैयारी को और अच्छा करें। थैंक यू सो मच। अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्वेश्चन पूछ सकते हैं।